हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हीम टॉक्स। और जैसा कि मैं हर हफ्ते किसी एक नए हेमेटोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के साथ आपके साथ प्रेजेंट करता हूं, और इस बार का टॉपिक है कॉमन हेमेटोलॉजिकल ब्लड टेस्ट, यानी कि ब्लड से रिलेटेड कौन से कॉमन ब्लड टेस्ट हैं जिसको एक फिजिशियन या हेमेटोलॉजिस्ट अक्सर प्रिस्क्राइब करता है और उन टेस्ट के माध्यम से बीमारियां डायग्नोस करता है। तो वैसे देखा जाए तो ब्लड टेस्ट से हर एक इंसान को बहुत डर लगता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा। लेकिन विदाउट ब्लड टेस्ट हम किसी भी बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पाते, और यदि ब्लड की ही बीमारी की बात आए तो बिना ब्लड टेस्ट हम कुछ भी नहीं पता कर पाते कि मरीज को क्या बीमारी है। इसलिए कुछ इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट होते हैं जो हम सभी को बहुत ही रूटीनली अपने 6 मंथली या ईयरली बेसिस पे कराते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम, हमारी ब्लड की हेमेटोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम जल्दी पकड़ पाएं और उनका जल्द से जल्द निवारण कर पाएं। तो इसी श्रृंखला में जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्लड टेस्ट होता है वो होता है CBC, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। ये एक बहुत ही बेसिक टेस्ट है, लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ अपनी हेमेटोलॉजी की प्रैक्टिस में कि बहुत से लोग ये बेसिक टेस्ट कराना भूल जाते हैं और बहुत ही हाई-फाई टेस्ट, जो कि बहुत ही महंगे और कॉस्टली टेस्ट होते हैं, वो करा के बैठ जाते हैं। ये सबसे पहला टेस्ट होता है, यानी कि सबसे पहली सीढ़ी होती है किसी भी ब्लड से रिलेटेड बीमारी को डायग्नोस करने की। CBC में हमें किसी भी मरीज के हीमोग्लोबिन कितना है, WBC काउंट यानी कि श्वेत रक्त सेल काउंट कितनी है और प्लेटलेट काउंट कितनी है, ये मालूम पड़ती हैं। और साथ में हम पेरिफेरल स्मीयर भी करवाते हैं। पेरिफेरल स्मीयर का मतलब होता है कि जो हमने ब्लड का सैंपल दिया है लैब में, उसकी वो पैथोलॉजिस्ट स्लाइड बना के भी देखता है। स्लाइड बना के देखने का क्या उपयोग है? कई बार ऐसा होता है कि जो CBC रिपोर्ट है वो अपैरेंटली नॉर्मल लगती है, लेकिन जब हम उसकी सेम सैंपल को स्लाइड के जरिए पैथोलॉजिस्ट द्वारा रिव्यू कराते हैं तो उसमें कुछ खराबियां दिखने को नजर आती हैं। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसा कई बार हुआ है कि कुछ मरीजों की ब्लड काउंट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं, लेकिन जब पेरिफेरल स्मीयर कराया गया है तो उसमें ब्लड कैंसर तक पकड़ में आए, जो कि एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है और उसका जल्द से जल्द इलाज करना बहुत आवश्यक होता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो हमें ब्लड की बीमारियों को बता पाता है वो है रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट हमें ये बताता है कि आपकी बॉडी में जो खून बनने की क्षमता है वो किस लेवल पे काम कर रही है। एनीमिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनीमिया एक बहुत ही प्रिवलेंट बीमारी है हमारे समाज में। ऑलमोस्ट WHO के आंकड़ों के हिसाब से 80 to 90% पेशेंट्स एनीमिया से ग्रसित रहते हैं। और अगर हम पूछें तो रेटिकुलोसाइट काउंट हमें ये बताता है कि जो हमारा बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा है वो सही से खून बना पा रहा है या नहीं। तो अगर रेटिकुलोसाइट काउंट किसी का बहुत कम आता है, लो आता है, लेस देन 1% आता है, तो उसका मायना ये होता है कि उसका बोन मैरो सही से काम नहीं कर रहा है और उसको जल्द से जल्द बोन मैरो टेस्ट की आवश्यकता है। इसके विपरीत यदि किसी का रेटिकुलोसाइट काउंट बहुत हाई आता है, यानी कि 5-6% से भी ज्यादा आता है, तो उसका मायने ये होता है कि उसका ब्लड तो बोन मैरो अच्छा तरीके से बना रहा है, लेकिन वह ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स में जाके टूट जा रहा है, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड हीमोलिसिस, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में हीमोलिसिस कहते हैं। यानी कि खून बन सही रहा है, लेकिन ब्लड हमारी नसों में जाने के बाद वह खून पूर्ण रूप से नष्ट हो जा रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है और अक्सर ये टेस्ट बहुत सारे फिजिशियंस भी प्रिस्क्राइब नहीं करते। और ये टेस्ट कराए बिना मैंने कई बार ऐसा देखा है कि हम हाई-फाई टेस्ट करा लेते हैं, जैसे कि बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि किसी भी ब्लड से रिलेटेड परेशानी के लिए अगर पहला टेस्ट यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा कराना है, तो मेरे हिसाब से CBC विद पेरिफेरल स्मीयर विद रेटिकुलोसाइट काउंट ये बेसिक टेस्ट है और इसी से हमें बहुत कुछ मालूम पड़ जाता है। अगर हमारे CBC या पेरिफेरल स्मीयर या रेटिकुलोसाइट काउंट में कुछ खराबियां आती हैं, तो इसके आधार पे हम सेकंड लेवल के टेस्ट पे जाते हैं, जो कि बोन मैरो टेस्ट कहलाता है। बोन मैरो टेस्ट भी 2 टेस्ट किए जाते हैं, एक होता है बोन मैरो एस्पिरेशन और एक होता है बोन मैरो बायोप्सी।
बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी, क्योंकि ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, इस दोनों टेस्टों को एक साथ ही यूजुअली किया जाता है। तो ज्यादातर लैब्स जब भी बोन मैरो एस्पिरेट करती हैं तो साथ में बायोप्सी का भी सैंपल साइमल्टेनियसली लेती हैं, क्योंकि ये टेस्ट बार बार रिपीटेडली नहीं किया जा सकता। बोन मैरो टेस्ट हम लोग अक्सर तब करते हैं जब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बोन मैरो में कोई डिफेक्ट आ गया है या बोन मैरो फेल हो गई है। फेल हो गई मतलब या तो वह ब्लड नहीं बना पा रही, या प्लेटलेट्स नहीं बना पा रही, या WBC नहीं बना पा रही, या हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं CBC रिपोर्ट में जिसमें कि हमें ये मालूम पड़ता है कि ब्लड में डिफरेंट कैंसर सेल्स हैं जिनको हमें फाइनली डायग्नोस करना पड़ता है। और इन टेस्टों के माध्यम से ही हम पता लगा पाते हैं कि मरीज को वाकई कौन सी बीमारी है। तो ये तो पहले या दूसरे लेवल के टेस्ट होते हैं। एक बार अगर किसी मरीज को कैंसर डायग्नोस हो जाता है, ब्लड कैंसर, तो हमें एडवांस टेस्ट पे जाना पड़ता है जो कि हर लैब नहीं करती है। और वो एडवांस टेस्ट गिने चुने उन्हीं सेंटर्स पे या उन्हीं हॉस्पिटल्स पे होता है जहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। तो आगे के टेस्ट में जो बहुत कॉमन टेस्ट है जो ब्लड कैंसर में किया जाता है वो है फ्लो साइटोमेट्री या इम्यूनोफिनोटाइपिंग, चाहे आप कैसे भी इसको प्रोनाउंस करें, दोनों टेस्ट एक ही होते हैं। और ये एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट होता है जो कि मुख्यतः ब्लड कैंसर्स में डिटेक्ट करने में किया जाता है। इस टेस्ट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे यदि हम देखें मेडिकल साइंस में मुख्यतः कई टाइप के ब्लड कैंसर्स होते हैं और हर कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा ना थोड़ा विभिन्न होता है एक दूसरे से। तो अगर हम डिफरेंट सब टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर डायग्नोस नहीं करते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उस मरीज को सही ट्रीटमेंट दे पाना। तो फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट के जरिए हम यूजुअली टाइप ऑफ ब्लड कैंसर पता करते हैं और उसी के अनुसार हम मरीज का ट्रीटमेंट करते हैं। और चौथा टेस्ट होता है साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स मतलब हमारे ब्लड के या बोन मैरो के टेस्ट के सैंपल में ऐसे कौन से जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो गई हैं जिसकी वजह से हमें ये कैंसर डेवलप हुआ है। तो ये टेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यूजुअली ज्यादातर हर एक मरीज में जो भी ब्लड कैंसर से ग्रसित होता है उसमें हम लोग भेजते हैं। और इसके पॉजिटिव या नेगेटिव आने के परिणाम से हम ये डिसाइड करते हैं कि उसका ब्लड कैंसर किस तरीके से आगे चल के बिहेव करने वाला है, तेज गति से बिहेव करने वाला है या हल्की गति से बिहेव करने वाला है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। तो इन तरीकों से हम पता लगाते हैं और ब्लड कैंसर को रिस्क स्ट्रेटिफाई करते हैं। रिस्क स्ट्रेटिफाई करने का मतलब है कि बीमारी तेज है, हल्की है या मध्यम गति की बीमारी है, जिससे कि हम उसी के हिसाब से उसी के अनुसार हम अपना ट्रीटमेंट डिजाइन कर पाए या प्रिस्क्राइब कर पाए। ये थे सारे कॉमन जो हम लोग ब्लड टेस्ट एवं बोन मैरो टेस्ट जो हम कराते हैं किसी भी ब्लड कैंसर के पेशेंट में। इसके विपरीत अगर सारे ब्लड की परेशानियां कैंसर ही नहीं होते हैं, कुछ बहुत ही कॉमन बीमारियां होती हैं जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी मतलब ब्लड में खून की आयरन की कमी हो जाना। वैसे B12 डेफिशिएंसी, ब्लड में B12 की कमी हो जाना। तो इनको डायग्नोस करने के लिए आयरन के ब्लड में लेवल्स कराए जाते हैं, B12 के लेवल्स कराए जाते हैं। तो हम इन टेस्ट के जरिए ये पता लगाते हैं कि यदि एनीमिया है मरीज को तो इन डेफिशिएंसीज की वजह से तो नहीं हो गई। तो कुल मिला के ये बहुत ही जो मैंने आज इस वीडियो के जरिए बताना चाहा है कि कुछ कॉमन टेस्ट, एक बेसिक आउटलाइन आपको देना चाहा है कि कौन से कॉमन ब्लड टेस्ट हैं जो हमें कराने ही हैं। और विदाउट ब्लड टेस्ट कोई भी डॉक्टर कोई भी सीरियस बीमारी डायग्नोस नहीं कर पाता। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कुछ मरीज मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कि मुझसे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले ही हमारा मरीज का हीमोग्लोबिन कम है और आपने यदि ब्लड सैंपल ले लिया तो उसका हीमोग्लोबिन और गिर जाएगा। तो मैं हर एक मरीज को यही कहता हूँ कि विदाउट ब्लड टेस्ट एक तरीके से हम हेमेटोलॉजिस्ट की आंखें हैं। अगर हम ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे तो कोई भी हेमेटोलॉजिस्ट अच्छे से अच्छा, सीनियर से सीनियर खाली मरीज को देख के डायग्नोसिस नहीं बना सकता। तो हमें ये बिल्कुल भी परहेज नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर ने 3 या 4 ब्लड टेस्ट लिखे हैं तो हम उसमें चूज करें या पिक करें कि ये टेस्ट करा लेते हैं, ये महंगा है या ये सस्ता है, इसको छोड़ देते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। इससे मरीज का ही नुकसान होता है क्योंकि डायग्नोसिस सही समय पे नहीं बन पाती है और जब तक बनती है तब तक बीमारी एडवांस हो जाती है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी कुछ एक बहुत ही बेसिक क्वेरी को सॉल्व कर पाया हूं। थैंक यू। नमस्कार।